हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग पर। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक और सेशन। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पे आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी बिल्कुल निःशुल्क कराई जा रही है। और उसी श्रृंखला में हम आपके लिए लेके आए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट की एक सीरीज। हमारे चैनल पे आपको हिंदी, जीके, मैथ, रीजनिंग चारों सब्जेक्ट के जो मॉक टेस्ट हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आप कंटिन्यू अगर देखेंगे तो हमारे जो मॉक टेस्ट हैं वो बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड हैं। और हमने स्टार्टिंग में तो बिल्कुल पीवाईक्यू जो आपका पिछले फरवरी में जो एग्जाम हुआ था, जो कैंसिल हो गया था, उसी के सारे पीवाईक्यू हमने स्टार्टिंग वाले मॉक टेस्ट में लगाए हैं। अभी भी जो हमने क्वेश्चंस लिए हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन एग्जाम में जो हैं वो पूछे हुए क्वेश्चन है। तो सारे के सारे जो हमारी सीरीज है वो पीवाईक्यू बेस्ड है। तो ये है हमारा मिनी मॉक नंबर 7, क्योंकि हम 20 क्वेश्चंस का एक मॉक करते हैं जो कि मिनी मॉक के हमने नाम दिया है उसे। और कोशिश ये रहती है कि बिना कोई बीच में हम ज़्यादा बात किए जल्दी जल्दी हम अपना मॉक टेस्ट जो है वो ख़त्म करें। आपको क्या करना है, आपको भी ये मॉक टेस्ट लगाना है, विद इन टाइम लगाना है। और साथ में आपको क्या अप्रोच रखनी है वो भी आपको अच्छे से समझनी है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन दबाएंगे ताकि आपको सभी अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो ये है हमारा मिनी मूक नंबर 7। मैं हूँ विवेक, आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ ये सेशन। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी जो तैयारी है वो पुलिस कांस्टेबल वाले एग्ज़ाम की वो बहुत अच्छे से हो चुकी होगी। और अब आप अच्छे से अपना रिवीजन कर रहे होंगे और अच्छे से अपना मॉक लगा रहे होंगे। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करके रखना है ताकि आपका जो एग्ज़ाम वाला दिन है वो अच्छा से जाए। आपको बिल्कुल भी हेडेक नहीं लेनी है, बर्डन नहीं लेना है। एग्ज़ाम है, अच्छा होगा। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। अगर आपने तैयारी की होगी तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा ही आएगा, आप चाहे कितने भी नर्वस हो जाएं। बस कोशिश करनी है कि अपने आप को नर्वसनेस से बचाना है। ठीक है ना। अगर हम नर्वसनेस या हमारे ऊपर बर्डन जो है हावी हो जाता है तो हम एग्ज़ाम टाइम पे या जो परफॉर्मेंस का टाइम होता है वहाँ पे हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। और फिर हमारी जो है पूरी साल की जो मेहनत होती है वो ख़राब हो जाती है। और आप जानते हैं कि यूपी में जो गवर्नमेंट एग्जाम है वो लगभग लगभग पंचवर्षीय योजना की शिफ्ट में चलते हैं। आप जानते हैं यूपी पुलिस एसआई की भर्ती 11 में आई थी, फिर 16 में आई, फिर 21 में आई, तो अब पता नहीं कब आएगी, 26 में आएगी शायद। अगर हम पंचवर्षीय योजना को फॉलो करें तो अगली जो वैकेंसी आएगी यूपीएसआई की वो 26 में आनी चाहिए, लेकिन हो सकता है 25 में आ जाए, 24 में तो नहीं आ रही है। ऐसी यूपी पुलिस कांस्टेबल है 18 में। भाई पहले आपकी 11 में आई थी, फिर 11 में भी नहीं आई थी, 13 में आई थी, 13 के बाद 18 में आई, 18 19 में 2 बार आई, फिर 19 के बाद अब 23 24 में आई है। तो लगभग वही बात आ गई, 4 5 साल में ही आई थी इस बार भी। तो आपको अपना अच्छे से एग्जाम देना है। और एग्जाम में अच्छा आपको स्कोर करके अपनी एक सिलेक्शन ले लेना है। आपको केवल एक पोस्ट चाहिए, 60,244 पोस्ट बहुत बड़ा आंकड़ा है। इस बार बहुत लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। और अगर आप भी उनमें से एक बनना चाहते हैं तो अपनी तैयारी को अब अच्छे से रिवीजन मोड पे एक्टिव हो जाइए। और लगभग 12 से 14 घंटे की आपको पढ़ाई करनी चाहिए कम से कम। आज आप अब जो है आप बचे हुए दिनों में आपको पता है आज 12 तारीख हो गई है और 12 से 22 10 दिन है आपके पास। आपको कम से कम 12 घंटे ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आप अब भी चाहते हैं कि हाँ भी मेरी तैयारी और अच्छी हो जाए तो आपको कम से कम 12 घंटे डेली पढ़ना है। 12 घंटे डेली पढ़ के अगर आप अच्छे से रिवीजन कर लोगे तो आपका एग्ज़ाम जो है वो अच्छा ही जाएगा। आपको सबसे ज़्यादा जो काम करना है वो हिंदी, रीजनिंग और मैथ्स, इन 3 पोर्शन पे सबसे ज़्यादा काम करना है अभी आपको, क्योंकि ये पोर्शन ऐसे होते हैं कि और जीके का भी आपको साथ में रिवीजन करता रहना है। ऐसा नहीं है कि जीके हम छोड़ देंगे, जीके का भी आपको रिवीजन करते रहना है। लेकिन ये 3 पोर्शन ऐसे हैं, इनका आपको अच्छे से मेहनत से आपको तैयारी करनी है। इन तीनों को आप आराम से अगर थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे, 3 3 घंटे का टाइम देंगे और 3 घंटे फिर आप जीएस को दे देते हैं। देखिए 12 घंटे हैं, 3 3 घंटे चारों सब्जेक्ट में डिवाइड कर दीजिए। 3 घंटे आपको हिंदी पढ़नी है, 3 घंटे रीजनिंग पढ़नी है, 3 घंटे मैथ्स पढ़ना है, 3 घंटे जीके पढ़नी है। जीके में आपको क्या करना है, कोई भी आप बुक ले लो या कोई भी आपके अगर आपके पास कोई कोचिंग के नोट्स हैं तो आप उनसे भी तैयारी कर सकते हैं। मैथ्स रीजनिंग की केवल और केवल आपको प्रैक्टिस करनी है और मॉक लगाना है।
मॉक में क्या होता है कि सभी चैप्टर्स का रिवीजन हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मॉक को। हम हमारा पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है हमारा सिलोजिज्म यानी कि न्याय निगमन वाले टॉपिक से। और न्याय निगमन वाले टॉपिक में आपको पता है कि हम डायग्राम से अगर सोल्व करें तो हमारी एक्यूरेसी 100% बनी रहती है। तो चलिए कथन क्या दे रखा है मुझे। कथन दे रखा है सभी क्लर्क टाइपिस्ट हैं, कुछ टाइपिस्ट स्टेनो हैं। तो चलिए मैं डायग्राम अगर बनाऊं तो आपको पता है सभी क्लर्क क्या है, टाइपिस्ट हैं। तो अगर मैं डायग्राम बनाता हूं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये मेरा डायग्राम हो जाएगा क्लर्क का, और सभी क्लर्क क्या हैं, टाइपिस्ट हैं। चलिए ये मैंने किसका बना लिया, टाइपिस्ट का बना दिया, ठीक है। और कह रहा है कुछ टाइपिस्ट स्टेनो है, तो कुछ टाइपिस्ट क्या है आपके, स्टेनो है। तो इस तरीके से हम डायग्राम बनाते हैं। जो सभी वाला होता है वो एक के अंदर दूसरा आ जाता है, और जो कुछ वाला होता है वो थोड़ा सा एक दूसरे से शेयर करते हुए पार्ट तब हम बनाते हैं कि भाई इस तरीके से ये एक है और ये दूसरा, ये दोनों एक दूसरे से कॉमन पार्ट शेयर कर रहे हैं। तो चलिए अब हम अपने निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष हमें क्या दिए हुए हैं इसके। कह रहा है पहला निष्कर्ष है कुछ स्टेनो क्लर्क हैं। क्या आपको स्टेनो और क्लर्क में कुछ कॉमन दिख रहा है। देखिए जब भी ये वाला जो डायग्राम सही, मतलब ये वाला जो निष्कर्ष सही होगा, उसमें हमेशा ध्यान रखना जो दो आपको एलिमेंट्स दिए हैं उनमें कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट शेयर हो रहा होगा, जैसे इसमें हो रहा है। अगर यहाँ होता स्टेनो और यहाँ होता क्लर्क तो मैं कह देता कि हाँ कुछ स्टेनो क्लर्क है, मतलब स्टेनो और क्लर्क में कुछ कॉमन पार्ट शेयर होना चाहिए। आपको पता है स्टेनो यहाँ पे है, ये स्टेनो का सर्कल है और ये क्लर्क का सर्कल है, तो इन तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यानी कि पहला हमारा गलत हो गया। कोई स्टेनो क्लर्क नहीं है। देखिए इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। अब बच्चे को क्या लगेगा कि क्लर्क अलग है स्टेनो अलग है, तो दोनों अलग अलग है, तो इसे वो सही कर देता है कई बार। लेकिन ध्यान रखना ये सही नहीं है। आपको एक बात पॉइंट याद रखनी है कि अगर आपका, कि यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव कंक्लूजन हमेशा गलत होगा। ये पॉइंट आप याद रखना, कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कि यदि स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, देखिए आपको पता है कि भाई पहला स्टेटमेंट क्या था, सभी क्लर्क टाइपिस्ट हैं, तो ये कैसा है, पॉजिटिव है। कुछ टाइपिस्ट स्टेनो है, ये भी कैसा है, पॉजिटिव है। तो दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं मेरे, पॉजिटिव हैं। और अगर मेरे स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव कंक्लूजन को तो आप आंख बंद करके गलत काट देना, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सभी टाइपिस्ट क्लर्क हैं, क्या सारे के सारे टाइपिस्ट क्लर्क के अंदर आ रहे हैं। देखिए जब भी सभी वाले केस होगा तो ये अंदर वाला और बाहर वाला, ये जो होंगे सारे के सारे किसके अंदर आ रहे होंगे, बाहर वाले के अंदर। तो ये तो हो नहीं रहा, क्योंकि सभी क्लर्क तो टाइपिस्ट हैं लेकिन सभी टाइपिस्ट क्लर्क नहीं है, ये भी गलत हो गया। सभी क्लर्क स्टेनो हैं, तो सभी क्लर्क क्या स्टेनो के अंदर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। मतलब मेरे आंसर क्या बनेंगे, चारों गलत हैं। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात ध्यान, देखिए ऑप्शन भी है, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है, लेकिन ये मेरा इसका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा क्यों नहीं होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जब हम इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं तो इसमें आइदर और की कंडीशन भी लगती है। आइदर और की कंडीशन लगेगी कब, जब आपको ध्यान देना है कि एक तो आपके दोनों के दोनों जो निष्कर्ष हो वो गलत होने चाहिए, ठीक है। तीन स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है बोथ, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, ये मैं इधर ही स्पेस बना लेता हूँ इसके लिए, यहाँ पे बना लेता हूँ। देखो जब भी मुझे आइदर और करना होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं तीन स्टेप को ध्यान रखूंगा। पहला स्टेप होगा मेरा आइदर और के लिए मुझे क्या करना है कि बोथ कंक्लूजन
शुड बी रोम। देखिए पहले तो आइदर और लगेगा, किसमें आइदर और लगता है सेम एलिमेंट्स में। देखिए ये जो होते हैं ना हमारे क्लर्क, टाइपिस्ट स्टेनो, ये क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब आइदर और केवल कहाँ लगता है, जहां पे एलिमेंट्स सेम होते हैं। अब देखो पहला निष्कर्ष क्या दे रखा है, कुछ स्टेनो क्लर्क हैं, गलत हो गया। कोई स्टेनो क्लर्क नहीं है, ये भी गलत हो गया। तो मेरे ये एलिमेंट जो हैं ये कैसे हैं, ये सेम है। तो इनमें कहीं ना कहीं क्या लगना चाहिए, आइदर और लगेगा। ठीक है, आइदर और लगता कब है उसे हम यहां जानेंगे। तो आइदर और कब लगेगा, एक तो पहला हमारा स्टेप होगा कि दोनों कंक्लूजन हमारे गलत होने चाहिए। तो आप देख रहे होगे, अगर मैं पहले और दूसरे कंक्लूजन की ही बात करूं, यहाँ पे मैं इंक चेंज कर लेता हूं थोड़ी सी। तो अगर मैं पहले और दूसरे कंक्लूजन की बात करता हूं तो आपको पता है यहाँ पे दोनों में एलिमेंट कैसे हैं, सेम है। पहला स्टेप क्या है मेरा, दोनों गलत होने चाहिए। तो देखो जब मैंने कथन के अकॉर्डिंग देखा तो मेरे दोनों निष्कर्ष गलत आए। सेकंड स्टेप क्या आएगा, दोनों में एलिमेंट्स जो हैं, बल्कि ये तो पहला आना चाहिए था, जो एलिमेंट्स हैं मेरे वो सेम होने चाहिए। ठीक है, एलिमेंट्स क्या होते हैं मैंने बताया, स्टेनो क्लर्क। थोड़ा सा मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ, आपको चीजें अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो अगर आपने अभी भी ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप फिर भी शायद कोई क्वेश्चन कर जाओ। तो ये मेरे एलिमेंट्स होते हैं, स्टेनो क्लर्क, यहाँ पे दो एलिमेंट्स ये हैं, और स्टेनो क्लर्क यहाँ पे दो एलिमेंट्स ये हैं। तो आपको पता है एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। देखो पहले और दूसरे निष्कर्ष का जो एलिमेंट्स है वो सेम है। तो तीसरा और मोस्ट इंपोर्टेंट जो है हमारा, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक कंक्लूजन पॉजिटिव तथा दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, आपको ये तीन अगर स्टेप्स आपका क्वेश्चन फॉलो कर रहा है तो उसमें आइदर और लगेगा। अब देखो आपको पता है आइदर और सबसे पहले कहाँ लगता है, एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो यहाँ सेम एलिमेंट्स हैं बिल्कुल, स्टेनो क्लर्क स्टेनो क्लर्क। स्टेप क्या है पहला, बोथ कंक्लूजन शुड बी रोंग। तो देखिए मेरे बिल्कुल दोनों गलत थे, एलिमेंट सेम बिल्कुल हैं। एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। तो जब मैं पहले वाले कंक्लूजन को देख रहा हूँ तो वो कैसा है, पॉजिटिव है। जब मैं दूसरे वाले को देख रहा हूँ तो वो कैसा है, नेगेटिव है। तो मेरे तीनों स्टेप फॉलो हो रहे हैं। तो आंसर क्या बनेगा मेरा, बाकी तो दोनों गलत हैं ही हैं, ये तो कोई जरूरत है ही नहीं, तीसरा और चौथा तो गलत है। लेकिन पहले और दूसरे में क्या बन रहा है, आइदर और बन रहा है। तो आंसर क्या बनेगा मेरा, या तो निष्कर्ष एक या दो निकलता है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करूंगा आप इस चीज को अच्छे से समझ जाएंगे और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अक्सर बनते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर सीरीज, वो भी अल्फा, नंबर सीरीज तो नहीं करेंगे, अल्फाबेटिकल सीरीज से। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है बी कोमा सी कोमा ई कोमा एफ कोमा क्वेश्चन मार्क कोमा आई कोमा क्वेश्चन मार्क कोमा एल। अब देखो बी से सी हो गया, सी से ई हो गया, मतलब यहाँ पे दो पेयर प्लस वन। ई से एफ हो गया, एफ से प्लस वन करेंगे तो एफ के बाद तो जी आता, देखो प्लस टू होगा, सॉरी, एफ के बाद प्लस टू करेंगे तो एच आना चाहिए। फिर एच के बाद आई हो गया, प्लस टू करेंगे तो के होना चाहिए भाई, जे के। तो एच और के मेरा खाली स्थान की मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा, और के बाद देखो एल भी आ रहा है। तो एच और के, एच के एच एल, आई के एच। तो यहाँ मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि कितना है, एच के है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा
अल्फाबेटिकली है कि C B A H G F M L के क्वेश्चन मार्क। अब देखिए C से H D E F G H प्लस 5, H से M तो I J K L M प्लस 5, तो ये M से क्या आएगा N O P Q R, तो सबसे पहला लेटर मेरा R होना चाहिए। देखो R मेरा C वाले ऑप्शन में ही है, ठीक है, तो मेरा आंसर तो C बनेगा। लेकिन मैं आगे भी चलूंगा इसे सोल्व करते हुए। B से H पे आ रहे हैं तो C D E F G H प्लस 6 हो रहा है, तो G से L पे जाएंगे H I J K L, तो भाई देखो G 7 पे आता है, L कितने पे आता है, सॉरी B से G तो प्लस 5 हो रहा है इसमें भी, सॉरी 5 ही है देखो, और ये भी कितना हो जाएगा भाई 7 से 12, 12 से कितना, 12 7 19, 19 पे कौन आता है, सॉरी 12 5 17, 17 पे कौन आता है क्यों, देखिए क्यों है मेरा। अब A से F कितना होगा, प्लस 5 ही चल रहा है भाई, 1 और 5 6, 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 पे कौन आता है P, तो R क्यू P मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर, जो कि मैंने पहले ही देख लिया था क्योंकि R मेरा एक ही ऑप्शन में था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा अल्फाबेटिकल सीरीज से ही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ZWSN, तो ZWSN क्वेश्चन मार्क A, तो देखो Z से W आया 26 से 24 -2 भाई, -3 सॉरी 23 पे होता है W, W से S आ गया तो 19 और 4 23 -4, ये -5 हो रहा होगा पक्का, 14 5 19 होते हैं बिल्कुल, -5 तो ये कितना होगा -6 होगा, 14 में 6 8 यानी कि H आएगा। अब H देखते हैं YPHD, तो H ही आना चाहिए। अब देखो -6 हुआ है तो -7 करेंगे तो 8 में 7 जाएगा, 1 बचेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा मेरा राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जल्दी जल्दी करेंगे, देखो मॉक टेस्ट है हमारा, कोई हम कंसेप्ट नहीं जान रहे हैं यहाँ पे। ये हमारा आ गया है डायरेक्शन टेस्ट का। देखिए डायरेक्शन टेस्ट ऐसा चैप्टर होता है ये कभी नहीं छूटता। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, चमन अपने स्कूल से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर जाकर, देखिए मैंने मान लिया उसका स्कूल यहाँ पे है, ठीक है, स्कूल का पॉइंट है, अपने स्कूल से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर, तो उत्तर की ओर वो 2 किलोमीटर चला, चलिए चला दिया हमने, यहाँ पे पहुंच गया, कितना है ये 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर जाकर बाईं ओर मुड़ जाता है और फिर 5 किलोमीटर जाता है, बाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर जाता है, ठीक है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है। आपको पता है ये 2 था तो कहीं ना कहीं इससे तो लंबा जाएगा नीचे, चलिए 8 चला दिया हमने। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, तो बाईं ओर मुड़कर, क्योंकि ये 5 था तो इसके सामने आ जाएगा बिल्कुल ये फिर से, अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर जाता है, तो अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर, देखिए इधर होगा तो उसका फेस ऊपर की तरफ ही आएगा लेफ्ट, तो ये कितना हो गया 1, चलिए, और फिर वह रुक जाता है, उसको वहां से स्कूल जाने के लिए कितनी दूरी और किस दिशा में जाना चाहिए। देखो अगर वो यहाँ पे खड़ा है और उसका फेस उत्तर की ओर है तो उसे उत्तर की ओर ही जाना पड़ेगा। अब देखो उत्तर की ओर किस ऑप्शन में, ये रहा और ये रहा, 3 किलोमीटर उत्तर की ओर, 5 किलोमीटर, मतलब ये वाले दोनों मेरे आंसर नहीं होंगे, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना था 8, जो कि ये कितना है 2, ये कितना है 1, तो ये बचा हुआ कितना बचा 2 और 1 3, 3 में से 8 घटाएंगे 5, यानी कि उसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 5 किलोमीटर उत्तर की ओर, मतलब उसे स्कूल, भाई स्कूल कहाँ था यहाँ पे, अब वो कहाँ खड़ा है यहाँ पे, तो यहाँ से उसे स्कूल जाना है तो 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा, और दिशा कौन सी है उसकी, नॉर्थ, ठीक है, तो उत्तर दिशा में उसे 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा आ गया है आपका अल्फाबेटिकल सीरीज का ही। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, EFGH ADMN, अब देखो EFGH से JJJJ बन रहे हैं, अब देखिए कैसे बनेंगे, देखते हैं बना के कि भाई EFGH
और इससे क्या बन गया, सारे ही मेरे जे बन रहे हैं। आपको पता है ई कितने पे आता है, 5 पे, ये 6 पे, ये 7 पे और ये 8 पे, ठीक है। तो 5 में जे कितने पे आता है, जे आपका 10 पे आता है, सबको पता है ये तो। अब 5 से 10 कितना प्लस हुआ, 5। 6 से 10 कितना प्लस हुआ, 4। 7 से 10 कितना प्लस हुआ, 3। और 8 से 10 कितना प्लस हुआ, 2। मतलब 5 4 3 2 प्लस चल रहा है। तो ए में 5 प्लस करेंगे कितना आएगा, थोड़ा और नीचे ले जाता हूँ मैं इसे। ए में अगर मैं 5 प्लस करूंगा तो ए और 1 और 5 6, यानी कि एफ। मेरा ऑप्शन एफ से शुरू हो रहा होगा, 3 ऑप्शन है। चलिए 5 के बाद कितना प्लस है, 4, तो 4 में 4 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, तो ये एच आना चाहिए। एफ के बाद एच होगा, तो इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म। एम में 3 जोड़ेंगे, यानी कि 13 और 3 16, 16 पे कौन आता है, पी। तो एफ एच ओ तो खत्म हो गया, यानी कि आंसर क्या बनेगा, डी। चलिए 14 में 3 जोड़ेंगे, सॉरी 3 तो हो गया, 14 में 2 जोड़ेंगे तो फिर से ये 16 हो जाएगा। तो एफ एच पी पी मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है एफ एच पी पी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा नंबर सीरीज का, नंबर एनालॉजी का। 11:1:1 प्रोपोर्शन 1:1:1 क्वेश्चन मार्क। अब देखो सीधा सीधा 11 का स्क्वायर है, तो ये भी क्या होगा, 111 का स्क्वायर। अब लेकिन समस्या क्या आएगी, 111 का स्क्वायर निकालने में बड़ी दिक्कत आएगी। तो देखिए जब भी आपको स्क्वायर निकालना हो जिससे सभी अंकों में एक हो, तो बहुत आसान होता है। कैसे, अगर मैं 1 का स्क्वायर करूंगा तो केवल 1 आएगा। कितने यहाँ पे, यहाँ वाले नंबर देखने हैं आपको कितने हैं, तो यहाँ एक ही नंबर है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। 11 का स्क्वायर अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ये वाले नंबर देखो, एक बार लेफ्ट टू राइट बढ़ते हुए चलो, फिर घटते हुए जाओ। जैसे भाई पहले 1, फिर 2 पे 2, और फिर रिवर्स में चलेंगे 1। मतलब मैंने क्या करा, पहले इसको उठाया, 1 लिखा यहाँ पे, फिर दूसरे को उठाया तो 2 लिखा, और दूसरे से जस्ट मैं पहले पे गया तो फिर 1 लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से। मतलब जैसे अगर मुझे 1 का स्क्वायर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको लिखूंगा, मतलब संख्या लिख रहा हूँ एक तरीके से। 1, ये कौन सी संख्या है मेरी, दूसरी, तो 2। दूसरी से फिर मैं पहली पे आ जाऊंगा, तो कितना हो जाएगा, 121। ठीक है। अब जैसे 111 का स्क्वायर निकालना है तो कितनी संख्या है, 3। तो पहले मैं 1 2 3। अब 3 से रिवर्स जाना है, तुरंत 3 से मुझे रिवर्स जाना है, तो 3 से 2 आएगा, फिर 1 आएगा, तो 2 1। तो 111 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 2 3 2 1 है ऑप्शन में, 1 2 3 2 1। देखिए पहला ही ऑप्शन क्या है मेरा। अब अगर मुझे 1111 का स्क्वायर निकालना है तो देखो कितनी संख्या है, 4। तो मैं 4 तक जाऊंगा पहले, 1 2 3 4। अब 4 से तुरंत बैक मार जाऊंगा, 3 2 1, 3 2 1। तो उम्मीद करूंगा आप इस तरीके से 111 इस तरीके के स्क्वायर आप इजीली निकाल लोगे। 5 होते तो मेरे, तो मैं क्या करता, 1 2 3 4 5 कि इसका अगर मुझे स्क्वायर निकालना है 11,111 का, तो मैं क्या करूंगा, 5 अंक हैं, या 5 अंक भी नहीं है, 5 1 हैं। अब 5 1 है तो मैं क्या करूंगा, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। 5 के बाद तुरंत बैक मार जाऊंगा, 4 3 2 1। यही क्या होगा मेरा, 11,111 का स्क्वायर होगा। तो उम्मीद करूंगा ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे। और 11 का स्क्वायर आपको पता है 121 था, तो 111 का स्क्वायर कितना होगा, 1 2 3 2 1। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 2 3 2 1, ऑप्शन नंबर ए मेरा हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और उम्मीद करूंगा आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को एक बार लाइक कर देंगे, और साथ में दोस्तों के साथ वीडियो का जो लिंक है वो आप शेयर कर देंगे। आपसे हमें और कोई ऐसी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, देखिए एनालॉजी का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बहुत रखे हैं आज, क्योंकि क्या होता है कि भाई वही पैटर्न हम सेम पैटर्न चलाए जाएं उसमें मज़ेदारी नहीं आती। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिस प्रकार पत्तियां
से संबंधित है उसी प्रकार आपको दूसरा पेड़ ढूंढना है। मतलब पत्तियों की क्या होती है, देखिए जब हवा चलती है तो पत्तियों में सरसराहट की आवाज होती है। क्या वर्षा होने पे झंझनाहट होती है? नहीं। टायर छनछनाहट करता है? नहीं। बादल गड़गड़ाहट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। बर्फ बूंदाबांदी करती है? नहीं करती। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, जिस प्रकार पत्तियां हवा चलने पे सरसराहट करती हैं, वैसे ही बादल जो है जब बारिश होती है तो बादल क्या करते हैं, गड़गड़ाहट करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे मेरा राइट आंसर। और उम्मीद करूंगा आप इस चीज को बढ़िया से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांव आर गांव पी के पश्चिम में है। तो चलिए हम बना लेते हैं डायरेक्शन। देखिए हमें डायरेक्ट डिस्टेंस तो दी नहीं गई, तो हम डिस्टेंस कॉमन लेके चलेंगे। गांव आर गांव पी के पश्चिम में है, तो पश्चिम में है तो पश्चिम किधर होगा, इधर। चलिए गांव टी गांव एस के पूर्व में है, तो गांव टी और एस, तथा गांव पी गांव एस के उत्तर में है। गांव पी गांव एस के उत्तर में है, ठीक है, हो गया। और गांव टी गांव एस के पूर्व में है, तो ये हो जाएगा गांव टी। चलिए तो गांव टी ये रहा, गांव आर की किस दिशा में है। अब देखिए आर कहाँ पे, ये रहा, टी कहाँ पे, ये रहा। अगर मैं आर से डायरेक्शन बनाऊं इस तरीके से, आपको पता है एक प्लस का साइन लेते हैं हम डायरेक्शन के लिए, तो ये होता है हमारा ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, और ये सॉरी उल्टा बन गया, नॉर्थ ऊपर रहेगा। नॉर्थ कहाँ होता है हमारा, नॉर्थ होता है ऊपर। ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। ये बीच वाली जो होती है हमारी डायरेक्शन, ये होगी हमारी नॉर्थ ईस्ट। ये जो डायरेक्शन है हमारी बीच से सेंटर से काटेगी, ये हो जाएगी साउथ ईस्ट। ये हो जाएगी आपकी साउथ वेस्ट, और ये हो जाएगी आपकी नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो ये हमारी टोटल 8 डायरेक्शन होती हैं। ठीक है, अब देखिए अगर मैं आर से प्लस का साइन बना रहा हूं तो मुझे टी कहाँ दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं इसके इस वाली एरो पे दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, देखो अगर मैं इसे आगे ले जाऊं तो टी पे जा रहा है सीधा। तो अब देखो ये यहाँ से अगर मैंने एरो बनाई थी तो ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ ईस्ट में। यानी कि ये कौन सी दिशा में पड़ रहा है, दक्षिण पूर्व में। ऑप्शन देखते हैं, तो पहला ही ऑप्शन क्या है मेरा, दक्षिण पूर्व मेरा है पहला ऑप्शन। तो राइट आंसर भी क्या होगा मेरा, दक्षिण पूर्व ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। चलिए विषम संख्या युग्म चुनना है हमें। ठीक है, संख्या क्या क्या है, 7 1 8 718, आगे लिखा हुआ है 16, 422 8 318 12 382 18। देखिए 16 से डिवाइड होगा, 16 दूनी 32, 16 चौका 64, 16 नहीं कट रहा है, इससे कटेगा 8 8 पंजे 40, नहीं कट रहा, तो कटने वाला तो कंसेप्ट इसमें है नहीं। और क्या हो रहा है, गुना करके 7 एकम 7 अट्ठे 56, नहीं बन रहा। 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 एकम 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 दूनी 48, नहीं बन रहा ये भी। 7 और 1 8 और 8 16, देखो इनका जो प्लस करके आ रहा है नंबर वो इसका टोटल आ रहा है। इसे देखते हैं, 4 प्लस 2 8, भाई 4 और 2 6 2 8। उसके बाद है 3 और 1 4 और 8 12, ये भी बना रहा है। उसके बाद 3 और 8 11 और 2 13। देखिए इन तीनों का योग कितना है, 3 और 8 3 11, 11 और 2 13, जबकि यहाँ कितना आ रहा है 18। तो विषम को ही फाइंड करना था हमें, और विषम कौन सा है हमारा, लास्ट वाला जो है विषम है, क्योंकि इन सब का जो योग है वो सेम आ रहा है। देखो 7 और 1 8 और 8 16, मतलब इन तीनों का योग इसके बराबर, इन तीनों का योग इसके बराबर। थोड़ा मैं क्लीन कर लेता हूँ इस तरीके से।
दोबारा से बता देता हूँ एक बार मैं। हो क्या रहा है यहाँ पे कि इन तीनों नंबरों का सम इसके बराबर है, इन तीनों का सम इसके बराबर है, इन तीनों का सम इसके बराबर है, लेकिन इन तीनों का सम इसके बराबर नहीं है। तो ये तीन एक ही दिशा में जा रहे हैं, ये जो डी है ये अलग जा रहा है। और जब भी विषम फाइंड करना होता है ध्यान रखना है तीनों हमारे सेम डायरेक्शन में जाने चाहिए, और जो चौथा है वो फिर विषम कहलाएगा। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे एक आधा विषम दिख जाता है उसी फाइंड करके आंसर लगा देते हैं। चलिए क्वेश्चन है, नीचे एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए चार विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। क्वेश्चन है 45, 55, 45, 36, क्वेश्चन मार्क 21। पचपन से 45 हो गया, कितना कम हुआ -10। 45 से 36 हो गया, कितना कम हुआ 36, 4, 40 -9। 36 से कितना कम होना चाहिए 8 कम होना चाहिए वैसे तो 36 में से 8 गए 28 बचेगा। 28 है ऑप्शन में, 30, 26, 32, 28, 28 है। लेकिन हम चेक करेंगे बीच, अगर बीच में क्वेश्चन मार्क है तो अगले वाली सीरीज को जरूर चेक करना है। 8 में से आपको पता है 10, 9, 8, 7 होना चाहिए, तो 28 में 7 गए 21 ही बचेगा। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे डी, मतलब सीरीज चल रही है माइनस की, -10, -9, -8, -7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी अल्फाबेटिकल सीरीज का है हमारा, AOBMCK क्वेश्चन मार्क EG। तो ए से बी, बी से सी, तो सी से डी आना चाहिए। ठीक है, पहला अक्षर क्या आएगा मेरा डी आएगा, तो डी डी डी, दो में आ रहा है, दो खत्म। ओ से एम, अब देखो ए, ओ से क्या हो गया एम, MNO -2। एम से के LM -2, तो के से 11 में से 2 गए 9 बचेगा, तो डी आई आना चाहिए। तो डी आई कहाँ है, पहला ही ऑप्शन है डी आई, तो डी एच भी खत्म हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरा सही आंसर, जो कि है डी आई। और उम्मीद करूंगा आप ये चीज अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और आपका जो अप्रोच है वो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप क्वेश्चन को थोड़ा लेट करोगे, और क्वेश्चन जब लेट करोगे तो कहीं ना कहीं आपके अटेम्प्ट में कमी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, कथन निष्कर्ष स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कथन है हमारा, मोटर चालकों को अपने वाहनों में पीछे निहारने के लिए चालक दर्पण अवश्य रखना चाहिए। देखिए कथन क्या कह रहा है कि मोटर चालक जो होते हैं, जितने भी हमारे व्हीकल चलाने वाले लोग होते हैं, उन्हें अपने वाहनों में पीछे निहारने के, अब निहारने को यहाँ पे गलत सेंस में मत ले जाना, मतलब पीछे देखने के लिए चालक दर्पण, यानी कि जो ड्राइवर के जो मिरर होते हैं वो होने चाहिए आपके। ठीक है, निष्कर्ष क्या है, वे अपने पीछे वाले यातायात को देख सकते हैं। बिल्कुल देखिए कथन क्या कह रहा है कि भाई चालक दर्पण जो होता है वो किसके काम आता है, पीछे के यातायात को देखने के लिए तो काम आता है, साइड वाले यातायात, पीछे वाले यातायात, तो वे अपने यातायात को देख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। पीछे चलने वाले अन्य मोटर चालक उन्हें देख सकते हैं। देखो पीछे चलने वाला जो चालक मोटर चालक है वो उन शीशे में नहीं देख पाता, ठीक है, उसे तो कुछ भी नहीं दिखता उनमें, तो दूसरा तो गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हम ही तो पीछे वाले को देख सकते हैं, पीछे वाला हमें थोड़ी ना देख लेगा अंदर बैठे हुए को। तो यहां मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल एक अंतर्निहित है दूसरा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से विषम विकल्प को चुनिए। देखो दिए गए विकल्पों में से आपको किसको ढूंढना है, विषम विकल्प को ढूंढना है। विषम विकल्प कौन सा है हमारा, अब KOHWCGPU, अब हम देखते हैं क्या इनमें कुछ रिलेशन है। अगर मैं K और O को देखूं तो K और O के बीच में कितने अक्षर हैं, LMNO, तो +4 हो रहा है। चलिए SW, तो SWTUVW, ये भी +4 हो रहा है, तो कहीं ना कहीं दोनों सेम है। CGDEFG, ये भी +4 ही हो रहा है, तो आंसर तो यही होना चाहिए। P
यू, तो P से QRS TU, तो ये कितना हो रहा है, +5 हो रहा है। विषम पहचानना था, तो देखो इन तीनों में क्या है, +4 है, जबकि इसमें कितना है, +5। तो मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, PU। और उम्मीद करूंगा ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन क्या है, देखिए निर्देश को अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले हमारे जो निर्देश होते हैं उन्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए। कह रहा है प्रश्न संख्या 15 से 18 निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प को चुनिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 15 16 17 18, मतलब 4 क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके ऐसी ही सीरीज पे आएंगे। तो देखो RVLP SWMQ, तो R से देखो मुझे पता है कि भाई S जा रहा है, V से W जा रहा है, L से M हो रहा है और P से Q हो रहा है, मतलब सब में +1 हो रहा है। तो G क्या हो जाएगा H, L क्या हो जाएगा M, K क्या हो जाएगा L और P क्या हो जाएगा Q। तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए HMLQ। तो मेरा पहला ही ऑप्शन क्या है, HMLQ। तो आसान था, कोई दिक्कत नहीं हुई, सिंपल थी। आज का जो सेशन है ये देखिए ज़्यादा मॉडरेट नहीं है, इजी टू मॉडरेट आप इसे कह सकते हो। तो यही इसी टाइप का आपका पेपर आने वाला है। पिछले पेपर भी हमने देखे हैं, जो 18 वाले थे, 13 वाला था, आपका 24 वाला भी है जो फरवरी में कैंसिल हो गया था। इनकी मैंने एनालिसिस किया था पूरा का पूरा, तो पूरा पेपर जो है आपका इजी टू मॉडरेट टाइप में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 3 30 समानुपात 7 क्वेश्चन मार्क। देखिए 3 को 30 बनाया है, कैसे बना सकते हो, गुना 10 करके। तो 7 को भी गुना 10 करके क्या बना सकते हैं हम, 70 बना सकते हैं। ऑप्शन में है, ऑप्शन तो 3 अंकों में। अब 3 अंकों में कैसे आएगा, 3 को 30 और कैसे बनाया सकते हैं, 3 का क्यूब आपको पता है 27 होता है, और +3 30 हो जाएगा। कि भाई 3 का क्यूब, 3 3 होती है 27 और 3 30। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, 7 का क्यूब और प्लस कितना करेंगे 7, 7 की क्यूब कितनी होती है, 7 सत्ते 49 सत्ते 343, और 343 में जब मैं 7 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 43 और 7 350। तो इसका आंसर 350 होना चाहिए। 40 50 10 320 350, ये रहा बी ऑप्शन। और बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, सवाल विज्ञान। सवाल उसी तरीके से आपको दूसरा पेयर ढूंढना है। तो आपको पता है सवाल विज्ञान जो होता है वो सवाल की अध्ययन में काम आता है। इस तरीके से क्या दे रखा है, स्त्राव प्रकरण विज्ञान उभयचर, चंद्र भूगोल विज्ञान क्षरण क्रिया। तो चंद्र भूगोल और क्षरण क्रिया का तो कोई मतलब ही नहीं है। रुधिर विज्ञान रक्त, तो ये बिल्कुल हमारा जो रुधिर विज्ञान होता है, वो रुधिर क्या होता है हमारा ब्लड, और ब्लड की विज्ञान, ब्लड की उसको खोज विज्ञान यानी कि अध्ययन को हम क्या कहेंगे, रक्ति तो कहेंगे भाई। रुधिर विज्ञान भाई, जैसे सवाल विज्ञान में किसका अध्ययन होता है, सवाल का, वैसे ही रक्त विज्ञान में किसका होगा, रक्त का। कीट विज्ञान में मिट्टी का थोड़ी ना होगा, कीटों का होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा, कि पिता जिस तरीके से जनक होता है उसी तरीके से बहन किससे संबंधित है। अब देखिए ऑप्शन है बेटी, सहोदर, माता, भाई। देखिए पिता किसी बच्चे के लिए क्या होता है, जनक होता है। तो बहन क्या होती है, बहन होती है सहोदर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा मेरा, आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करूंगा आज का सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा और आपको वीडियो जो है वो बहुत पसंद आ रहा होगा। बस आपको क्या करना है, आपको एक बार वीडियो को लाइक कर देना है, और एक अच्छा सा कमेंट अगर आप करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेन आरेख से। वेन आरेख में हमसे क्वेश्चन क्या दे रखा है, कि फर्नीचर, मेज तथा कुर्सी के आपसी संबंध को निरूपित करने वाले आरेख का चुनाव निम्नलिखित विकल्पों में से करें। ठीक है, अब देखिए फर्नीचर,
मेज, कुर्सी। आपको पता है मेज और कुर्सी मिला के ही तो फर्नीचर बनता है, तो इस तरीके से आएगा। अब ऑप्शन देखते हैं, देखो उसने हमें नाम भी दे रखे हैं बहुत अच्छे से कि भाई ये फर्नीचर है, कौन सा, बाहर वाला डायग्राम फर्नीचर का है, ये मेज वाला है और ये कुर्सी वाला है, ठीक है। उसके बाद हमें इसमें क्या दे रखा है, फर्नीचर, मेज, कुर्सी। तो ये तो बाहर, देखो आपको पता है कि भाई मेज और कुर्सी दोनों से ही मिलके क्या बनता है, फर्नीचर का निर्माण होता है, मतलब दोनों एक दूसरे के अंदर आएंगे। तो इसने तो पहले ही बाहर कर रखा है, ये भी गलत हो गया, और ये कुछ कुछ वाली कंडीशन आ रही है, ये भी गलत। अब यहाँ बच्चा जो कंफ्यूज होगा वो ए और डी में होगा, ठीक है, क्योंकि भाई डी में भी यही आ रहा है कि दो चीजें एक के अंदर आ रही है, लेकिन आपको पता है कि जो मेज और कुर्सी बनती हैं वो सेम चीजों से बनती हैं, ठीक है, कि भाई मेज भी लकड़ी की बनी, कुर्सी भी लकड़ी की बनी, मेज प्लास्टिक की बनी, कुर्सी भी प्लास्टिक की बनी। तो ये जो होती है ये सेम चीजों की होती हैं। अब यहाँ पे क्या कर दिया उसने, एक ट्राइंगल बना दिया, एक सर्कल बना दिया और एक रेक्टेंगल बना दिया। जबकि आप देखोगे तो यहाँ देखो तीनों चीजें क्या हैं, ये भी रेक्टेंगल है, क्योंकि आपको पता है फर्नीचर या तो प्लास्टिक का होगा या लकड़ी का होगा। ऐसे यहाँ पे भी देखो ये रेक्टेंगल है और ये यहाँ पे भी रेक्टेंगल है, आयत कह दो रेक्टेंगल कह दो, दोनों बातें एक ही हैं। तो मेरा जो यहाँ बेस्ट सूटेबल आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा, ना कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ध्यान रखना है। कई बार ये चीजें आपको कंफ्यूज करने के लिए आ जाती हैं। यहाँ उसने डी वाले ऑप्शन में अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं तो क्या कर रखा है उसने, पूरा का पूरा अलग अलग तीनों आकृति अलग अलग देखो, ए वाले को भी देखो आप, डी वाले को भी देखो, बी वाले को भी देखो, सी। तो बी और सी तो पहले ही गलत हो गए थे क्योंकि उसने कुछ वाली कंडीशन लगा रखी है, तो बी गलत है, सी गलत है। अब डी और ए में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको पता है भाई फर्नीचर हो, कुर्सी हो, मेज हो, ये तीनों सेम नेचर की चीजें होती हैं, तो भाई इनका आकृति भी सेम होनी चाहिए। तो जैसे फर्नीचर पे उसने आयत या वर्ग बनाया है, ऐसे ही उसने कुर्सी और मेज के लिए भी बना दिया। लेकिन यहाँ क्या करा, एक आयत बना दिया, एक वृत्त बना दिया और एक त्रिभुज बना दिया, तो ये मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा। आपको बताना है आपको वीडियो कैसा लगा ये। क्वेश्चन है, प्रश्न आकृतियां दे रखी हैं और हमसे पूछा है नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो मुझे प्रश्न आकृतियां जो दी हुई हैं वो मुझे क्या दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है कि पहले देखो ये चीज पॉइंट पकड़ना है मुझे इसका। ये पॉइंट पहले कहाँ है, दक्षिण की ओर है, फिर कहाँ पहुंच गया, पूरब में पहुंच गया, फिर कहाँ पहुंच गया, देखिए पूरब में पहुंच गया, फिर कहाँ पहुंच गया, उत्तर में पहुंच गया। तो इस बार मुझे पता है कि मेरा जो निशान है वो पश्चिम में आना है। अब ये पहुंचा कैसे है, अगर मैं इस आकृति को 90 डिग्री पे वामावर्त घुमा दूं, एंटी क्लॉक घुमा दूं, तो ये यहाँ पहुंच जाएगा। फिर मैंने इसे 90 डिग्री घुमाया तो ये यहाँ पहुंच गया। फिर तो ये रहा देखो, अब मैं इसे फिर से 90 डिग्री पहुंचाऊंगा तो ये यहाँ नीचे की तरफ आएगा, यहाँ ना आके ये कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो होगी नीचे की तरफ होगी। तो देखो इसमें तो इधर आ रहा है खत्म, पश्चिम में चाहिए मुझे, ये भी खत्म, ये भी खत्म, तो पश्चिम में केवल एक नहीं आ रहा है, देखो नीचे की तरफ ही आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरा, सी हो जाएगा यहाँ पे मेरा राइट आंसर। तो ये था मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताएंगे, और साथ में वीडियो को अपना एक लाइक जरूर देके जाएंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन भी दबा लेंगे ताकि आपको सभी अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए और एक बार अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, और एक बार फिर वर्दी में हमारे सामने आइए और हमसे मिलिए। हमें भी अच्छा लगेगा कि हमसे पढ़ के कोई बच्चा सिलेक्शन लेके आज जॉब कर रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।